Hello and welcome to our YouTube channel where we are discussing the class 10th NCERT geography and we have completed the first chapter very nicely and I hope that you have enjoyed the lecture. Now it's time to begin with the second chapter, that is your forest and wildlife resources. फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। ठीक है, ये स्टार्टिंग में कुछ ऐसे ही स्टोरी बोल रखा है, इसका कोई ज़रूरत नहीं है, पर यहाँ से एक हमको इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी मिली कि लेप्चा फोक सॉन्ग जो है, लेप्चा फोक सॉन्ग जो है ये नदर्न पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल में मिलता है हमको। ठीक है, तो आप याद रख सकते हो कि लेप्चा फोक सॉन्ग कहाँ मिलता है आपको, नदर्न पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, मतलब वेस्ट बंगाल से रिलेटेड। नदर्न पार्ट आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं, बस वेस्ट बंगाल। ओके, नाउ चैप्टर बिगिन होता है कि वी शेयर, ठीक है, हम शेयर करते हैं इस प्लानट को विथ मिलियंस ऑफ अदर लिविंग बींग्स। बिल्कुल सही बात है, भले वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, बैक्टीरिया हो, लाइकेंस हो, ठीक है, सबसे हम शेयर करते हैं। ठीक है, ये जो एंटायर हैबिटाट है दैट वी लिव इन हैज़ इमेंस बायोडाइवर्सिटी। हम जिस हैबिटाट में रहते हैं इसमें बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है, अलग अलग स्पीसीज़ हैं, है कि नहीं। ओके, क्या बोल रहा है कि हम जो ह्यूमंस हैं अलॉन्ग विद ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर्म अ कम्प्लेक्स वेब ऑफ इकोलॉजिकल सिस्टम। कम्प्लेक्स वेब है हमारा इकोलॉजिकल सिस्टम का, बिल्कुल, इन विच वी आर ओनली अ पार्ट एंड वेरी मच डिपेंडेंट ऑन दिस सिस्टम फॉर आवर ओन एग्जिस्टेंस। हम इस कॉम्प्लेक्स वेब के सिर्फ एक सिंगल पार्ट हैं और हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है इस सिस्टम के ऊपर हमारे खुद के एग्जिस्टेंस के लिए। अगर हम इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होंगे तो हमारा भी एग्जिस्टेंस नहीं होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द प्लांट, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिक्रिएट द क्वालिटी ऑफ द एयर वी ब्रीथ। ठीक है, देखिए, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, ये क्या करते हैं, ये क्वालिटी ऑफ एयर को अच्छा करते हैं। जो पानी हम पीते हैं, ठीक है, उनको अच्छा करते हैं। जो सॉइल जो प्रोड्यूस करता है हमारे फूड को, ये फूड भी नहीं हो सकता है अगर ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह ना हो, प्लांट्स वगैरह ना हो, है कि नहीं। तो अगर ये सब नहीं होंगे तो हम भी सर्वाइव नहीं करेंगे, ये बोल रहा है आपको। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट क्या बताता है, फ्लोरा एंड फौना इन इंडिया। फ्लोरा एंड फौना इन इंडिया, तो आप देखिए, अगर आप अपने आसपास में देखते हैं तो फिर आप देखोगे कि बहुत सारे अलग अलग एनिमल्स, प्लांट्स हैं जो कि यूनिक है आपके एरिया में। तो इनफैक्ट अगर देखा जाए तो इंडिया जो है वन ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट कंट्री है इन टर्म्स ऑफ बहुत सारा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के टर्म्स में वर्ल्ड का रिचेस्ट कंट्री है। और नियरली 8% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज़ जो हैं वर्ल्ड के, ये इंडिया में मिलते हैं। 8% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज़, ये डेटा है, आप याद रख सकते हैं। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, दिस डाइवर्स फ्लोरा एंड फाउना आर सो वेल इंटीग्रेटेड इन आवर डेली लाइफ दैट वी टेक दिस फॉर ग्रांटेड। देख लीजिए, इतने अच्छे से ये हमारे डेली लाइफ में इंटीग्रेटेड है कि हम इसको ग्रांटेड ले लेते हैं। अरे क्या हो गया, पेड़ कट रहा है, हम रास्ते पर चल रहा है, कट रहा है, इट्स ओके, क्या हो गया। पर अगर ये ना होते ना, जब इनकी कमी होगी ना, तब इनका वैल्यू हमको पता चलेगा। ठीक है, आज ये हमारे साथ हैं तो हमको किसी चीज़ की कमी नहीं हो रही है। वो ऐसा बोलते हैं ना कि जब तक कोई चीज़ है आपके पास में बिना पूछे मिल रही तो उसकी वैल्यू नहीं है। जिसके पास नहीं होती है उसको एक बार जाकर उसका वैल्यू पूछिए। तो वैसा ही है, यहाँ पे ये चीज़ बोल रहा है। तो सम एस्टिमेट्स सजेस्ट दैट एटलीस्ट 10% ऑफ इंडियाज़ रिकॉर्डेड 10% ऑफ इंडिया का जो रिकॉर्डेड वाइल्ड फ्लोरा है, मतलब प्लांट्स वगैरह हैं, और 20% ऑफ इट्स मैमल्स जो हैं वो थ्रेटेंड लिस्ट में आ चुके हैं। और इसमें से अभी बहुत सारे आ रखे हैं, इसमें से बहुत सारे जो हैं वो कैटेगराइज हो गए हैं किसमें, क्रिटिकल में। क्रिटिकल मतलब अब ये एक्सटिंक्ट हो सकते हैं, एक्सटिंक्ट मतलब विलुप्त हो सकते हैं, जैसे कि चीता, पिंक हेडेड डक, ठीक है, माउंटेन कोयल, फॉरेस्ट स्पॉटेड ऑवलेट एंड प्लांट्स कैसे, जो कि मधुका इंसिग्निस। तो ये एक प्लांट है जो कि है वाइल्ड वैरायटी ऑफ फाउना, मतलब महुआ। फिर दूसरा क्या आ गया आपका, दूसरा आ गया आपका हुबार्डिया हेप्टा न्यूरॉन, है ना, हेप्टा न्यूरॉन, हुबार्डिया हेप्टा न्यूरॉन, ये एक स्पीसीज़ है ग्रास का। ये सब के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप जान जाइए, अगर याद रह गया तो इट इज़ वेल एंड गुड। अच्छा, फिर क्या बोलता है, अच्छा, मैंने चीता का ऑलरेडी आपको बता रखा था कि 1952 में इसको एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया गया था इंडिया में, है ना। एक या दो स्पीसीज़, दो शायद, हाँ, दो जानवर बचे थे, चीता मतलब दो बचे थे, उनको किसी राजा ने हंट कर लिया। अच्छा, अब यहाँ पे वैनिसिंग फॉरेस्ट के बारे में बता रहा है। अब यहाँ पे जो डेटा दे रखा है थोड़ा पुराना है, 2017 के हिसाब से, स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से। और मैंने आपको बोला था कि 2019 का स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट आपको पढ़ना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, उसमें अच्छे खासे आपको डेटा मिल जाएंगे कि कौन से स्टेट में कितना फॉरेस्ट है वगैरह वगैरह, कितना इंक्रीज़ हुआ, मैनग्रोव्स, ठीक है, ओपन फॉरेस्ट, डेंस फॉरेस्ट, सबके बारे में आपको पता चल जाएगा, तो आपको वो पढ़ना होगा। ठीक है, ये हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। लेट अस नाउ अंडरस्टैंड द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ एग्जिस्टिंग प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज। अलग अलग कैटेगरीज को देखते हैं, वो भी बेस्ड ऑन किसके ऊपर, IUCN के लिस्ट के ऊपर। ठीक है, IUCN के डेफिनेशंस के हिसाब से। IUCN क्या है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा पढ़िएगा।
ये शायद 1875 में बनी थी IUCN, और ये एंडेंजर्ड स्पीसीज़ के लिए एक रेड लिस्ट निकालती है। रेड लिस्ट, IUCN रेड लिस्ट बहुत ही फेमस है, नेट में भी मार के सर्च करके एक बार देखिए। अच्छा, तो इसके हिसाब से नॉर्मल स्पीसीज़ कौन से हैं? नॉर्मल स्पीसीज़ वो हैं जो कि नॉर्मली सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। उनका स्पीसीज़ का जो पॉपुलेशन लेवल्स है वो नॉर्मल है, ठीक है, जैसे कैटल, साल, पाइन, रोडेंट्स, ये सब। फिर एंडेंजर्ड स्पीसीज़ क्या है? एंडेंजर्ड स्पीसीज़ वो हैं जो कि एक्सटिंक्ट के डेंजर में जाने वाले हैं, ठीक है। वो मतलब एक्सटिंक्ट वाला खतरा उनके ऊपर भी लग सकता है। उनका सर्वाइवल जो है ऐसे स्पीसीज़ का ये डिफ़िकल्ट है। इसी वजह से लेड टू अ डिक्लाइन इन देयर पॉपुलेशन कंटिन्यू टू ऑपरेट। इसी वजह से क्या है, अगर नेगेटिव फैक्टर अगर चलता रहेगा, ठीक है, अगर नेगेटिव फैक्टर जो हैं जो उनके स्पीसीज़ को सर्वाइव करने के लिए डिफ़िकल्ट हो रहे हैं, अगर ऐसे फैक्टर्स अगर चलते रहे ना, तो इनका पॉपुलेशन जो है वो डिक्लाइन हो सकता है बहुत बुरी तरह से। एग्जाम्पल के लिए क्या बोल रखा है? ब्लैक बग बोल रखा है, क्रोकोडाइल, इंडियन वाइल्ड एस, इंडियन राइनो, लायन टेल्ड मकाओ। ये आपको वेस्टर्न घाट से मिलता है, लायन टेल्ड मकाओ, ठीक है, मतलब जिसका जो पूँछ है वो लायन की तरह रहता है। फिर संघाई, संघाई क्या है? ये है ब्राउन एंटीर डियर इन मणिपुर, राइट। देन कम्स योर वल्नरेबल स्पीसीज। वल्नरेबल स्पीसीज क्या है? ये वो पॉपुलेशन है, ये वो पॉपुलेशन है जिसका लेवल्स जो है वो डिक्लाइन हो रखा है फ्रॉम वेयर इट इज़ लाइकली टू मूव इनटू एंडेंजर। मतलब वल्नरेबल से ये किस में जाएगा? एंडेंजर में जाएगा, ठीक है। तो वल्नरेबल जो है वो थोड़ा कम डेंजरस है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, इसमें कौन कौन से स्पीसीज आ सकते हैं? जैसे ब्लू सिप, एशियाटिक एलिफेंट, ये सब के लिए आपको तो करंट अफेयर्स फॉलो करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। फिर गैंजेटिक डॉल्फिन, है ना। करंट अफेयर्स फॉलो करोगे तो आपको पता चलेगा, क्योंकि एग्जाम में बहुत ही ईजिली पूछ लेता है कि ये शायद वल्नरेबल है, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि इंपॉर्टेंट स्पीसीज कौन से हैं। हाँ, ओके। देन रेयर स्पीसीज़ क्या है? रेयर स्पीसीज़ वो हैं जिनका पॉपुलेशन जो है बहुत स्मॉल है, एंड ये एंडेंजर्ड में जा सकते हैं या फिर वल्नरेबल कैटेगरी में इजीली जा सकते हैं। एग्जांपल में बोल रखा है कि हिमालयन ब्राउन बियर, वाइल्ड एशियाटिक बफेलो, डेजर्ट फॉक्स एंड हॉर्नबिल। फिर एंडेमिक स्पीसीज़ क्या है? एंडेमिक स्पीसीज़ वो हैं, ये वो स्पीसीज़ हैं जो कि मिलते हैं सिर्फ आपको कुछ पार्टिकुलर एरियाज़ में, और ये आइसोलेट हो रखे हैं, अलग हो रखे हैं बाय नेचुरल या जोग्राफिकल बैरियर्स के वजह से, राइट। देन एक्सटिंक्ट स्पीसीज़, मैंने आपको बता रखा है एक्सटिंक्ट, जो कि मिल ही नहीं रहे हैं, ठीक है। दीज आर स्पीसीज विच आर नॉट फाउंड आफ्टर सर्चेस ऑफ नोन और लाइकली एरियाज। मतलब हमको जहाँ पता है कि यहाँ मिलते हैं वहाँ पे मिल ही नहीं रहे, ख़त्म हो गया वहाँ से, ठीक है। ओके, देखिए अब एग्जांपल में बोल रहा है एशियाटिक चीता एंड पिंक हेडेड डक, है ना। ओके, एशियाटिक चीता के बारे में आप बता रहा है कि एशियाटिक चीता जो है इसको कुछ एकिनोनिक्स जुबेंटस बोला जाता है। ये एक यूनिक एंड स्पेशलाइज्ड मेंबर है कैट फैमिली का। इसका स्पीड है 112 किलोमीटर पर आवर। इसको मतलब लोग मिस्टेकन करते हैं इसको लियोपर्ड के साथ मिला के, पर इसका कलर वगैरह थोड़ा अलग है। और 20वीं सेंचुरी से पहले चीता जो था वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड था अफ्रीका और एशिया में, लेकिन आज के डेट पे अगर देखा जाए तो एशियाटिक चीता, एशियन चीता जो है वो नियरली एक्सटिंक्ट है, क्योंकि उसका जो अवेलेबल हैबिटेट था और प्रे था वो डिक्लाइन हो गया। प्रे मतलब उसका शिकार, ओके, मतलब जिसको वो खाता था वो भी डिक्लाइन हो गया नंबर उसका। ये जो स्पीसीज़ है वॉज डिक्लेयर्ड एक्सटिंक्ट इन इंडिया लॉन्ग बैक इन 1952, मैंने पहले बताया था। ओके, व्हाट आर द नेगेटिव फैक्टर्स दैट कॉज सच फेयरफुल डिप्लीशन ऑफ फ्लोरा एंड फाउना। ऐसा कौन सा नेगेटिव फैक्टर्स है जो कि जिसकी वजह से इतना डिप्लीट हो रहा है आपका फ्लोरा एंड फाउना। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, फ्लोरा एंड फाउना के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ देखते हैं कि देखिए जो ह्यूमन है, हम ही हैं वो लोग जो कि रिसोर्स को ऑब्टेन करते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फ्रॉम द फॉरेस्ट या फिर वाइल्ड लाइफ। कैसे? वुड, बार्क, लीव्स, रबर, मेडिसिन, डाइज, फूड, ये सब के रूप में हम उसको रिसोर्स बना लेते हैं, फिर उसको ऑब्टेन करते हैं इनडायरेक्टली या डायरेक्टली, है ना। तो ये कौन है? ये हम ही हैं जो कि डिप्लीट कर रहे हैं हमारे फॉरेस्ट को, वाइल्ड लाइफ को। तो जो ग्रेटेस्ट डैमेज है हाँ इंडियन फॉरेस्ट पे, ये किस समय हो रहा था? ये हो रहा था कॉलोनियल पीरियड के समय, जब वो एक्सपैंड कर रहे थे रेलवेज, एग्रीकल्चर, हाँ, कमर्शियल एंड साइंटिफिक फॉरेस्ट्री, माइनिंग एक्टिविटीज़, ये सब के समय। अच्छा, इंडिपेंडेंस के बाद भी एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन जो है ये कंटिन्यू रहा, और ये मेजर कॉज रहा डिप्लेशन ऑफ फॉरेस्ट के लिए। बिकॉज मतलब क्यों? क्योंकि बिटवीन 1951 टू 1980 ऐसा देखा गया है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का डेटा के हिसाब से कि 26,200 स्क्वायर किलोमीटर से भी ज़्यादा जो फॉरेस्ट एरिया है उसको कन्वर्ट कर दिया गया एग्रीकल्चरल लैंड में ऑल ओवर इंडिया, ठीक है। अच्छा, और इसी में नॉर्थ ईस्टर्न साइड में अगर आप जाओगे तो वहाँ पे झूम कल्टीवेशन बोलते हैं, मतलब शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, इसको हम स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी बोलते हैं। इसकी वजह से भी बहुत सारा डिफॉरेस्टेशन हो रखा है। अच्छा, अब यहाँ पे बोल रहा है कि अगर आप देखोगे तो ऐसा भी है कि कुछ प्लांट्स की वजह से दूसरे कुछ प्लांट्स जो हैं वो गायब हो रखे हैं, ठीक है। कुछ प्लांट्स को हम मतलब
हम मतलब वो जो कमर्शियली जो वो प्लांट लगाते थे ब्रिटिशर्स, ठीक है, तो उसी की वजह से कुछ कमर्शियल वैल्यू लाने के लिए, इकोनॉमिक तो हम एनहांसमेंट लाने के लिए हम कुछ कमर्शियली प्लांट करते हैं, एक एक्जॉटिक स्पीसीज को ला के लगाते हैं उस एरिया में, तो वहाँ की जो इंडिजीनियस या एंडेमिक स्पीसीज है वो ख़राब हो जाती है। एग्जाम्पल क्या दिया है कि टीक जो मोनोकल्चर है उसने डैमेज कर दिया है नेचुरल फॉरेस्ट इन साउथ इंडिया, ठीक है। एंड चीर पाइन जो प्लांटेशन है, चीर पाइन का जो प्लांटेशन है हिमालयस में, उसने रिप्लेस कर दिया है हिमालयन ओक ट्रीज़ को और रोडोडेंड्रन फॉरेस्ट को। ये एग्जांपल है ना। अच्छा, लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं वो भी कंट्रीब्यूट करते हैं बहुत ही ज़्यादा लॉस ऑफ फॉरेस्ट के लिए। 1951 के समय जब 5000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ फॉरेस्ट वॉज क्लियर्ड फॉर द रिवर वैली प्रोजेक्ट्स, ठीक है, 5000 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट मतलब बहुत ज़्यादा हो गया। नाउ क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट इज स्टिल कंटिन्यूइंग, आज भी कंटिन्यू हो रहा है। नर्मदा सागर प्रोजेक्ट जो है मध्य प्रदेश में, ठीक है, मध्य प्रदेश में नर्मदा सागर प्रोजेक्ट है, उसकी वजह से भी कंटिन्यू चल रहा है। विच वुड इनंडेट 40,000 हेक्टर्स ऑफ फॉरेस्ट, 40,000 हेक्टर्स ऑफ फॉरेस्ट जो हैं वो इसकी वजह से डिफॉरेस्ट हो सकते हैं, कट सकते हैं, ठीक है। देख लीजिए कितनी बुरी बात है, पर हम क्या करें, कुछ डेवलपमेंट के लिए कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके जगह पे आपको कहीं ना कहीं इसके जगह पे और कहीं पे आप प्लांटेशन लगाइए, उसको सही से देखिए, समय लगेगा पर सब ठीक हो जाएगा। बट देखिए क्या होता है, माइनिंग इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर बिहाइंड डिफॉरेस्टेशन। माइनिंग जो है ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है डिफॉरेस्टेशन के लिए। बक्सा टाइगर रिजर्व जो है, ये देखिए आपको मैं एक टाइगर रिजर्व के ऊपर एक बताता हूँ फैक्ट कि बक्सा टाइगर रिजर्व में जो है डिक्लाइन हो रखा है पूरा, और वहाँ पे आपको तो एक्चुअल में टाइगर मिले ही नहीं इस टाइगर रिजर्व में। बक्सा, डंपा, है ना, ये सब टाइगर रिजर्व में आपको मिले ही नहीं टाइगर्स। तो ये वेस्ट बंगाल में है बक्सा टाइगर रिजर्व, ये भी सीरियसली थ्रेटन्ड है क्योंकि वहाँ पे डोलोमाइट का माइनिंग होता है। आप मुझे बता सकते हैं डोलोमाइट किस चीज़ का ओर है? बताइएगा ज़रूर, सर्च जरूर करिएगा डोलोमाइट किस चीज़ का ओर है। ओके, इट हैज़ डिस्ट्रीब्यूटेड द नेचुरल हैबिटेट ऑफ मेनी स्पीसीज एंड ब्लॉक द माइग्रेशन रूट ऑफ सेवरल अदर्स। देखिए नेचुरल हैबिटेट जो है उसको भी डिस्टर्ब कर दिया, साथ में जो माइग्रेशन रूट है उसको भी ब्लॉक कर दिया, ठीक है। इंक्लूडिंग द ग्रेट इंडियन एलिफेंट का जो एलिफेंट के बारे में बात कर रहा है यहाँ पे, उनका भी ब्लॉक कर रखा है। तो ग्रेटेस्ट जो डिग्रेडिंग फैक्टर्स जो हैं, जो सबसे बड़े जो डिग्रेडिंग फैक्टर्स हैं वो क्या हो सकते हैं? ग्रेजिंग हो सकते हैं और फ्यूल वुड कलेक्शन हो सकते हैं, ठीक है, ग्रेजिंग और फ्यूल वुड कलेक्शन हो सकते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं हिमालयन ईयू इन ट्रबल। ईयू क्या है? ये टैक्सस वॉलाचियाना, ठीक है, टैक्सस वॉलाचियाना इसका साइंटिफिक नेम है। ये एक मेडिसिनल प्लांट है जो कि हमको वेरियस पार्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश में और अरुणाचल प्रदेश में मिलता है। ये एक केमिकल कंपाउंड है जिसका नाम है टैक्सोल। ये इसमें से एक्सट्रैक्ट किया जाता है इस ट्री में से, और इसको एक्सट्रैक्ट करके इसको यूज़ किया जाता है टू ट्रीट सम कैंसर्स, ठीक है। तो ये बिगेस्ट सेलिंग एंटी कैंसर ड्रग है। अब देख लीजिए, द स्पीसीज इज अंडर ग्रेट थ्रेट ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन। इतना एक्सप्लॉयट कर रहे हैं कि ये थ्रेट में आ रखा है, बताइए। इन द लास्ट 1 decade थाउजेंड्स ऑफ यू ट्रीज हैव ड्राइड अप इन वेरियस पार्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड अरुणाचल प्रदेश। देख रहे हैं आप, जो इतना अच्छा सर्विस दे रहा है उसका भी केयर नहीं हो रहा है क्योंकि हम ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। देखिए, अब केयर तो कर रहे हो पर ओवर एक्सप्लॉइट करोगे तो क्या होगा? नो, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, हंटिंग, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो गया, हंटिंग हो गया, पोचिंग हो गया, ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो गया, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन हो गया, ये सब फैक्टर्स हैं जो कि डिक्लाइन करते हैं इंडिया का बायोडाइवर्सिटी। अदर इंपॉर्टेंट कॉजेज़ क्या हो सकते हैं? अनइक्वल एक्सेस, अनइक्वल एक्सेस है, अमीरों को ज़्यादा एक्सेस है, हमको नहीं है, ठीक है। फिर इंडस्ट्रियलिस्ट ज़्यादा एक्सेस, तो ऐसा बोल रहा है। इनइक्विटेबल कंजप्शन ऑफ रिसोर्सेज, इनइक्विटेबल कंजप्शन, ठीक है। देन योर डिफरेंशियल शेयरिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इन्वायरमेंटल वेलबिंग। डिफरेंशियल शेयरिंग मतलब जो अमीर है अगर पॉल्यूशन ज़्यादा होता है तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है, वो अपने रूम में एयर मतलब वो जो एयर को जो प्योरीफायर लगा सकता है वो, ठीक है। फिर गर्मी बहुत है वो कंडीशनर लगा सकता है, एयर कंडीशनर, एसी वगैरह, है ना। तो अमीर को इतना फ़र्क नहीं पड़ता, पर जो गरीब हैं, जो हमारे जो लोअर तबके के जो लोग हैं, ठीक है, उनके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसलिए वही बोल रहा है डिफरेंशियल शेयरिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। ना ओवर पॉपुलेशन इन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़, ओवर पॉपुलेशन जो हो रही है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ कौन से हैं? जो डेवलप हो रहे हैं अभी, ठीक है, डेवलपिंग, उसको हम क्या बोलते हैं? थर्ड वर्ल्ड बोलते हैं। नाउ डेवलपिंग कंट्रीज़ को भी और अंडर डेवलप कंट्रीज़ को भी, ठीक है। अच्छा, ना हाउएवर यहाँ पे देखा जा रहा है कि जो एवरेज अमेरिकन जो है ये कंज्यूम करता है 40 टाइम्स मोर रिसोर्सेज देन एन एवरेज सोमालियन। सोमालिया का अगर एक आदमी है तो उसके 40 टाइम्स ज़्यादा एक एवरेज अमेरिकन कंज्यूम करता है। देख लीजिए, जो रिचेस्ट 5% जो है इंडियन सोसाइटी में, वो कॉज करते हैं ज़्यादा इकोलॉजिकल डैमेज, ठीक है। और अगर आप देखें तो 25% मोर, ठीक है,
ये मतलब पोरेस्ट लोग जो हैं उनसे 25% मोर, सिर्फ 5% लोग डैमेज कर रहे हैं इन्वायरमेंट को, देख लीजिए आप, ठीक है। और जो मैंने जैसे आपको बताया कि जो अमीर हैं वो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत कम हो जाता है, क्योंकि वो अमीर हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं अपने रहने के लिए, है ना। ओके, गरीब हैं वो इसमें सफ़र करते हैं, राइट। ओके, देन क्या बोल रहा है, डू यू नो में क्या बोल रहा है, डू यू नो में बोल रहा है कि ओवर हाफ ऑफ द इंडियाज नेचुरल फॉरेस्ट आर गॉन, 1/3 ऑफ इट्स वेटलैंड आर ड्रेन आउट, ठीक है, वेटलैंड जो है सूख चुके हैं, 1/3 मतलब 33%। देन 70% ऑफ द सरफेस वाटर बॉडीज आर पॉल्यूटेड, आर्सेनिक वगैरह मिल ही रहा है, आप देख ही रहे होंगे न्यूज़ में, यूरेनियम फाउंड हुआ है, आर्सेनिक आ रहा है, क्या चल रहा है ये, ऐसे पानी पियेंगे हम तो हाँ क्या हाल होगा। देन 40% ऑफ इट्स मैनग्रोव्स वाइप्ड आउट, मैनग्रोव्स देखिए 40% वाइप आउट हो चुके हैं, मतलब झाड़ू लग चुका है उस पर, देख लीजिए। अच्छा, देन द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इज़ नॉट जस्ट ए बायोलॉजिकल इशू, ये सिर्फ एक बायोलॉजिकल इशू नहीं है, ठीक है। जो बायोलॉजिकल लॉस है स्ट्रांगली को रिलेटेड विद द लॉस ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी, सिर्फ बायोलॉजिकल लॉस नहीं हो रहा, हमारा कल्चरल डाइवर्सिटी भी लॉस हो रही है। ऐसे जो लॉसेस हैं ये इंक्रीजिंगली मार्जिनलाइज्ड हैं एंड इम्पोवराइज्ड मेनी इंडिजीनियस एंड अदर फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटीज़, देख लीजिए जो फॉरेस्ट डिपेंडेंट जो कम्युनिटीज़ हैं, जो ट्राइबल जो रहते हैं फॉरेस्ट में, उनको ये पूरा मार्जिनलाइज कर रहे हैं और इम्पोवराइज मतलब गरीब भी कर रहे हैं और पूरा आइसोलेट भी कर रहे हैं वो, ठीक है, मतलब वो नीचे के नीचे ही जाते जा रहे हैं, वो डेवलप हो ही नहीं सकते ऐसी कंडीशन में, जो कि डायरेक्टली डिपेंडेंट है ऑन वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, अपने फूड के लिए, ड्रिंक के लिए, मेडिसिन के लिए, कल्चर, स्पिरिचुअलिटी, सब चीज़ के लिए। और पुअर के अंदर जो पुअर जो कैटेगरी है उसके अंदर में भी एक कैटेगरी है जो कि सबसे ज़्यादा सफ़र करती है, वो कौन सी कैटेगरी, वो है वुमेन। विमेन जो है वो ज़्यादा अफेक्टेड है मेन से, क्यों, क्योंकि अगर बहुत सारी सोसाइटीज़ में अगर आप देखो तो वुमेन जो है वो मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी रखती है कलेक्शन ऑफ फ्यूल के लिए, फॉडर के लिए, वाटर के लिए, ठीक है, और बाकी बेसिक सब्सिस्टेंस नीड्स के लिए, है कि नहीं। जैसे जैसे रिसोर्सेज डिप्लीट होते जाएंगे वैसे वैसे वुमेन का जो ड्रडजरी मतलब जो परेशानी है, ठीक है, ड्रडजरी मतलब परेशानी जो है वो बढ़ती जाएगी। समटाइम्स बहुत बार तो ऐसा भी है कि उनको चलना पड़ता है, मोर देन 10 किलोमीटर्स उनको चलना पड़ेगा इन रिसोर्सेज को कलेक्ट करने के लिए, तो इससे बहुत सारा हेल्थ प्रॉब्लम्स आ सकता है वुमेन पे। होम के ऊपर वो उतना ज़्यादा मतलब ध्यान नहीं दे पाएंगे, नेग्लिजेंट हो जाएंगे, चिल्ड्रन के ऊपर भी ध्यान नहीं दे पाएंगे, इससे क्या हो सकता है, इससे सीरियस सोशल इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं। तो देख लीजिए, पुवर्टी इन दिस केसेस इज़ अ डायरेक्ट आउटकम ऑफ इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन, है कि नहीं। पुवर्टी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डायरेक्ट आउटकम किसका है, इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्ट हो रहा है तो पुवर्टी बढ़ रही है, और वो ज़्यादा लोग इफेक्ट हो रहे हैं उससे। देयर फॉर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ और इन्वायरमेंट को ठीक करने के लिए, ठीक है। अच्छा, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया, ठीक है। तो कंजर्वेशन क्या हो सकता है, कंजर्वेशन जो है इन द बैकग्राउंड ऑफ रैपिड डिक्लाइन इन वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन एंड फॉरेस्ट्री हैज़ बिकम एसेंशियल, मतलब कंजर्व करना अभी बहुत एसेंशियल हो गया है। पर क्या ज़रूरत है हमको कंजर्व करने की फॉरेस्ट को और वाइल्ड लाइफ को, कुछ नहीं बोल रहा है, क्योंकि कंजर्वेशन जो है वो प्रिजर्व करता है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। कंजर्वेशन क्या करता है, प्रिजर्व करता है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी और सपोर्ट करता है लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स को भी वो कंजर्व करता है, जैसे वाटर, एयर, सॉइल, ताकि पॉल्यूट ना हो, वाटर ख़त्म ना हो जाए, ज़रूरतमंद को मिले, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके उसका, सस्टेनेबल यूज़ हो सके उसका, है कि नहीं, वाटर का। अच्छा, इट ऑल्सो प्रिजर्व द जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर बेटर ग्रोथ ऑफ स्पीसीज एंड ब्रीडिंग, ठीक है, जेनेटिक डाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए भी बहुत ज़रूरी है ये। देखिए, फिशरीज जो हैं टू आर हैविली डिपेंडेंट ऑन द मेंटेनेंस ऑफ एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी, देख लीजिए, है कि नहीं। इन 1960 द 1970s कंजर्वेशनिस्ट जो हैं वो डिमांड किए थे नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम। इसी वजह से इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था, 1972 में इम्प्लीमेंट हुआ था। इसके अंदर बहुत सारे प्रोविजंस थे प्रोटेक्ट करने के लिए हैबिटेट। अब इसको एक बार अच्छे से ज़रूर पढ़िएगा, इसमें अलग अलग शेड्यूल हैं, है ना, ये सब ज़रूर से पढ़िएगा, ठीक है। हाँ, शेड्यूल 6 तक हैं, 6 में डिवाइडेड है ये, तो उसमें क्या क्या आते हैं, क्वेश्चन डायरेक्टली बनता है, डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है, अब इजीली आप उसको याद रख सकते हो, ठीक है, एक बार ज़रूर पढ़ना, वरना आपका डिमांड होगा तो मैं ही ला दूंगा उस पर कोई वीडियो छोटा सा। अच्छा, then subsequently central and many state governments established national parks and wildlife sanctuaries about, जिसके बारे में आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, ठीक है, क्या कि सेंट्रल गवर्नमेंट और बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट्स ने एस्टेब्लिश किया है नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। देखिए, इसमें दोनों को पावर देता है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर अलग अलग पावर देता है, ठीक है, कि अगर एरिया अगर बढ़ाना है घटाना है तो आपको NBWL के पास जाना पड़ता है, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, ठीक है, उस पर जाना पड़ता है, ऐसे अलग अलग उसमें रहता है प्रोविजंस, वो आप जब पढ़ोगे 1972 वाला एक्ट तो आपको खुद ही क्लियर होगा वो। देन इंक्लूडिंग द टाइगर
एंड द वन हंड राइनोसॉर्स, ये सबके लिए बनाया गया था, ये जो प्रोजेक्ट है बनाया गया था। देन द कश्मीरी स्टैग और हंगुल। देन 3 टाइप के क्रोकोडाइल्स हैं, फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल एंड योर घड़ियाल, है ना। देन एशियाटिक लायन के लिए और दूसरे एनिमल्स के लिए। और जो मोस्ट रिसेंटली है वो इंडियन एलिफेंट के लिए, ब्लैक बक के लिए, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए जिसको गोडावन भी बोलते हैं, एंड द स्नो लियोपार्ड, है ना, ये सब के लिए बनाया गया था। हैज़ बीन गिवन फुल और पार्शियल लीगल प्रोटेक्शन इन लोगों को मिला है। प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में बताया है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, आप खुद से पढ़ सकते हो इसको, इसमें ऐसा कुछ है नहीं एक्स्ट्रा। पर अब इतना जान चाहिए कि टाइगर का पॉपुलेशन बहुत कम होने लगा था, इसलिए हमने उसको लाया था, क्योंकि पोचिंग वगैरह, श्रिंकिंग हैबिटेट उसका बहुत कम होते जा रहा था। उसका जो प्री बेस है, मतलब जो शिकार का जो बेस है वो भी बहुत कम होते जा रहा था। ह्यूमन पॉपुलेशन भी बढ़ रही थी। स्किन और उसके बोन्स जो है उसको वो ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे थे एशियन कंट्रीज़ में, इसलिए टाइगर का पॉपुलेशन जो है वो एक्सटिंक्ट होने लगा था। और इंडिया और नेपाल जो है वो साथ में दोनों, बस 2 कंट्रीज़ के ऊपर 2/3 पॉपुलेशन हैं टाइगर के, इसलिए प्रोजेक्ट टाइगर आया 1973 में और बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट हुआ। ठीक है, इसी में आप देख सकते हैं कुछ टाइगर रिजर्व्स हैं, जैसे कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में, सुंदरबन, बांधवगढ़, है ना। देन योर सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, देन मानस टाइगर रिजर्व, पेरियार, ऐसे और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, एट प्रेजेंट आई थिंक 51 हैं। ठीक है, 51 और 51 नहीं 52 हैं, सॉरी 52 हैं, क्योंकि अब रिसेंटली 2 ऐड हुए हैं। ठीक है, तो आपको वो दोनों जाके पढ़ना होगा कि कौन कौन से हैं वो 2। ठीक है, कहाँ पे लोकेटेड है, अब टोटल याद होना चाहिए एक्चुअली, 52 के 52 आप याद रखिए तो ज़्यादा बेहतर है। ओके, इन द नोटिफिकेशन अंडर वाइल्ड लाइफ एक्ट 1980 एंड 1986, देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि 1980 और 1986 में क्या होता है, बहुत सारे बटरफ्लाइज, मॉथ्स, बीटल्स, 1 ड्रैगन फ्लाई, ठीक है, एक ड्रैगन फ्लाई को भी मतलब ऐड किए थे लिस्ट में, प्रोटेक्टेड स्पीसीज़ के लिस्ट में। फिर 1991 में क्या होता है, पहली बार 1991 में, ठीक है, पहली बार प्लांट्स को भी ऐड किया गया था इस लिस्ट में। ठीक है, जिसमें कि 6 स्पीसीज़ थे प्लांट के, 6 स्पीसीज़ हुआ करती थी प्लांट्स की, उसको ऐड किया गया था 1991 के समय। ठीक है, पहली बार ऐड किया गया था, तो ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बन सकता है। देन टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। इंडिया में बहुत सारी फॉरेस्ट जो है, वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज जो है, या तो ओन्ड है या मैनेज्ड है बाय गवर्नमेंट थ्रू द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। तो हम देखते हैं कौन कौन से टाइप है, कैसे कैसे कैटेगराइज किया गया। सबसे पहला रिजर्व फॉरेस्ट, मोर देन हाफ ऑफ द जो टोटल फॉरेस्ट लैंड है ये रिजर्व फॉरेस्ट कैटेगरी में आती है। ये बहुत ही वैल्यूएबल है। ठीक है, एज फार एज द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज आर कंसर्न। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को अगर आप कंसर्न करते हो तो ये बहुत ही वैल्यूएबल हो जाती है, और मोर देन हाफ जो है वो रिजर्व फॉरेस्ट में आती है। देन योर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, ऑलमोस्ट 1/3 मतलब 33% तक जो है वो टोटल फॉरेस्ट एरिया का इसके अंदर आता है। ठीक है, फिर दिस फॉरेस्ट लैंड्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी फर्दर डिप्लीशन, ताकि फर्दर और डिप्लीट ना हो सके। देखिए घड़ियाल के ऊपर एक न्यूज़ आया था, अब तो रिसेंट में बहुत सारे आते हैं, आपको करंट अफेयर्स पढ़ोगे तो आप खुद ही अपडेटेड रहोगे उससे। देन अनक्लास्ड फॉरेस्ट क्या है, ये वो फॉरेस्ट और वेस्ट लैंड है जो बिलोंग करते हैं दोनों गवर्नमेंट को भी और प्राइवेट इंडिविजुअल्स को भी और कम्युनिटीज़ को भी। ठीक है, अच्छा, रिजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जो हैं, ठीक है, इनको रेफर किया जाता है एज परमानेंट फॉरेस्ट, जिसको कि मेंटेन किया जा रहा है फॉर द पर्पज़ ऑफ प्रोड्यूसिंग टिम्बर और दूसरे फॉरेस्ट प्रोड्यूस। ठीक है, मध्य प्रदेश जो है उसके पास में लार्जेस्ट एरिया है अंडर परमानेंट फॉरेस्ट, जो कि उसका टोटल, मध्य प्रदेश का टोटल जो फॉरेस्ट एरिया है उसमें, मतलब अगर 100% अगर मध्य प्रदेश का जो फॉरेस्ट एरिया है उसमें से 75% जो है वो परमानेंट फॉरेस्ट के अंडर आती है। ठीक है, वैसे दूसरे जो स्टेट्स भी हैं उसमें अभी क्या है कि सारा सबका डेटा चेंज हो रखा है। ठीक है, धीरे धीरे चेंज होते रहता है, तो आप जब स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 पढ़ोगे तो आपको सारा क्लियर हो जाएगा। देन कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन, कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन क्या है, दोनों का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। कम्युनिटी नहीं है तो कंजर्वेशन नहीं है। ठीक है, कम्युनिटी अगर इन्वॉल्व नहीं होगी तो कंजर्वेशन नहीं हो सकता है। ठीक है, अच्छा देखिए कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज जो हैं आर नॉट न्यू इन आवर कंट्री, नए नहीं है ये, लेकिन हम इसको इग्नोर करते रहते हैं इंडिया में। जैसे फॉरेस्ट्स आर ऑल्सो होम टू सम ऑफ द ट्रेडिशनल कम्युनिटीज़, है ना, जो ट्राइबल्स लोग हैं जो फॉरेस्ट में ही ड्वेल करते हैं बहुत सालों से। ठीक है, उनके पुरखों से वो रह रहे हैं, तो वो ट्रेडिशनल कम्युनिटीज़ हैं जो वहाँ रह रही हैं, पर हम उनको क्या करते हैं, इग्नोर करते रहते हैं। इन सम एरियाज़ ऑफ इंडिया, कुछ एरियाज़ में जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं टू कंजर्व दिस, मतलब वो खुद से कंजर्व करना चाहते हैं हैबिटेट्स को। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिशियल के साथ मिलकर। जैसे जो सरिस्का टाइगर रिजर्व जो है राजस्थान में, वहाँ पे विलेजर्स जो माइनिंग जो करने के लिए आए थे उनसे वो मतलब उनके खिलाफ़ हो गए थे वो। ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के द्वारा। फिर बहुत सारे एरियाज़ में ऐसा भी है कि विलेजर्स जो हैं वो खुद से ही प्रोटेक्ट करते हैं हैबिटेट्स को। ठीक है, और रिजेक्ट करते हैं गवर्नमेंट के इन्वॉल्वमेंट, गवर्नमेंट को बोलते हैं आपको आने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम इसको खुद ही प्रोटेक्ट करेंगे। इसी में एक एग्जांपल दिया हुआ है कि इनहेबिटेंट्स ऑफ 5 विलेजेस, 5 विलेजेस के, अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, अलवर इज़ अ वेरी फेमस डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान। ठीक है, वहाँ के 5 विलेजेस जो हैं
उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कि 1200 हेक्टेयर का जो फॉरेस्ट है उन्होंने ऐसा डिक्लेयर कर रखा था, ठीक है। और उसका नाम क्या दिया था, उन्होंने दिया था भैरवदेव दकाव संचोरी, हाँ सोनचुरी, ठीक है, ओके। तो वो खुद का ही रूल्स, खुद का ही रेगुलेशंस बना रखे थे, और कोई अलाउ, मतलब देयर वाज नो अलाउइंग ऑफ हंटिंग, ठीक है, दे वर नॉट अलाउइंग एनी हंटिंग देयर, एंड दे वर ऑल्सो प्रोटेक्टिंग द वाइल्ड लाइफ अगेंस्ट एनी आउटसाइड एनक्रोचमेंट, मीन्स देयर शुड बी नो आउटसाइड एनक्रोचमेंट अगेंस्ट द वाइल्ड लाइफ, राइट। देन sacred groves, a wealth of diverse and rare species. sacred groves क्या होता है, sacred क्या होता है, पवित्र, यू नो भगवान से रिलेटेड होता है sacred, है ना, शुद्ध sacred, हाँ। अब क्या बोल रहा है कि नेचर वर्शिप, नेचर का जो वर्शिप है ये एक एज ओल्ड ट्राइबल बिलीफ है। ऋग्वेदा में भी, हम अगर आपने हिस्ट्री पढ़ा हो या फिर आप पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि ऋग्वेदा में लोग जो हैं वो ऐसे ही पूजा करते थे, अर्थ को, फायर को, विंड को, ऐसा सब वो पूजा करते थे, अलग अलग नाम दे रखे थे उनका, है ना, इंद्र, वायु, अग्नि, हाँ। अग्नि को तो ऐसा भी माना जाता था कि वो एक इंटरमीडिएरी हैं गॉड और हमारे बीच में, ऐसा माना जाता था, ठीक है। और सबसे पावरफुल वो मानते थे अग्नि को, सॉरी इंद्र को, ठीक है। सो यू मस्ट नो ऑल दिस थिंग्स, आप जब पढ़ोगे आप खुद ही पता चलेगा, हिस्ट्री तो मैं यहाँ पढ़ा नहीं रहा, बस एक ब्रीफ आपको बता रहा हूँ। सो नेचर जो है वो एज ओल्ड ट्राइबल, मतलब जो लोग हैं वो उसको बिलीफ मानते हैं उसमें, ठीक है, कि ऑल क्रिएशंस ऑफ नेचर हैव टू बी प्रोटेक्टेड, जितने भी क्रिएशंस हैं सबको प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। ऐसा बिलीफ जो है, इसी की वजह से हम प्रिजर्व कर पाए हैं सेवरल वर्जिन फॉरेस्ट। हमने वर्जिन फॉरेस्ट का हमने डेफिनेशन देखा था, इसका मतलब ये है कि जहाँ पे बिना ह्यूमन एड का अगर कोई फॉरेस्ट बनता है और ह्यूमन का डिस्टर्बेंस वहाँ पे बिल्कुल नहीं है, तो उसको क्या बोलते हैं, वर्जिन या नेचुरल फॉरेस्ट बोलते हैं, ठीक है, नेचुरल वेजिटेशन बोलते हैं। तो इनको हम क्या बोलते हैं, सैक्रेड ग्रोव्स भी बोलते हैं। मतलब ग्रोव्स मतलब क्या हो जाता है, फॉरेस्ट ऑफ गॉड एंड गॉडेसेस, ठीक है। ये जो फॉरेस्ट हैं, ये जो पार्ट ऑफ जो लार्ज फॉरेस्ट हैं, इनको अनटच्ड छोड़ दिया गया है बाय द लोकल पीपल, उसको टच ही नहीं, मतलब उसमें कोई डिस्टर्बेंस होता ही नहीं है पीपल के द्वारा, ह्यूमन बींग्स के द्वारा, बिना किसी इंटरफेरेंस से उसको छोड़ रखा है। फिर क्या बोल रहा है कि ऐसे जो सोसाइटीज़ हैं, वो किसी एक पार्टिकुलर ट्री को, मतलब कुछ सोसाइटीज़ हैं जो कि किसी पार्टिकुलर ट्री को प्रिजर्व करते हैं, ठीक है, प्रिजर्व करते रहते हैं। जैसे मुंडास जो हैं, संतल जो हैं छोटा नागपुर के, वो वर्शिप करते हैं महुआ को, कदम्बा को। ट्राइबल्स जो हैं उड़ीसा के और बिहार के, वो वर्शिप करते हैं तमारिंड को, फिर मैंगो को भी, हाँ, वेडिंग्स के समय, उनके वेडिंग्स के समय। और हम में से भी बहुत लोग, आप लोग भी जानते होंगे कि पीपल को, बनियान ट्री को हम सैक्रेड मानते हैं, है ना, काटने नहीं देते हैं पीपल को, बनियान ट्री को, है ना। तो आप देखोगे कि कुछ ट्रूप्स हैं मेकाओस के और लंगूर्स के, वो टेम्पल्स के आसपास रहते हैं, ठीक है। हम सिर्फ प्लांट्स को ही नहीं, ये बताना चाहते हैं, प्लांट्स को ही नहीं, हम एनिमल्स को भी हम सैक्रेड मानते हैं, ठीक है। कुछ स्प्रिंग्स को, माउंटेन पीक्स को, प्लांट्स को, एनिमल्स, सबको हम सैक्रेड मानते हैं, ठीक है, और उनको प्रोटेक्ट भी करते हैं, ठीक है, और करना बहुत ज़रूरी है, यही तो है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन कंजर्वेशन के लिए, है ना। तो ये जो लंगूर्स हैं, मेकाओस हैं, इनको हम डेली लोग खाना खिलाते हैं और मानते हैं कि टेम्पल के डिवोटीज हैं, भक्त हैं। बिश्नोई विलेज है ऐसा ही राजस्थान में, वहाँ पे जो ब्लैक बक्स का जो हर्ड्स है ना, हर्ड्स मतलब जो ऐसे पूरा झुंड में जो आते हैं वो, फिर नीलगाय, फिर पिकॉक, इन लोगों को इंटीग्रल पार्ट माना जाता है कम्युनिटी का, और कोई उनको हार्म नहीं करता, किसी भी तरीके का हार्म उनको नहीं पहुँचाया जाता है, ठीक है। फिर देन द फेमस चिपको मूवमेंट, जो है फेमस हिमालयस में जो हुआ था, वो सिर्फ सक्सेसफुली सिर्फ रेजिस्ट डिफॉरेस्टेशन को नहीं किया था, बल्कि उसने ये भी दिखाया था कि कम्युनिटी एफॉरेस्टेशन विथ इंडिजिनियस स्पीसीज कैन बी एनॉर्मसली सक्सेसफुल। कम्युनिटी अगर पेड़ लगाएगी, इंडिजिनियस स्पीसीज़ का जो स्पीसीज़ वहीं पे मिल रहे हैं उसका अगर वो एफॉरेस्टेशन करती है, तो वो बहुत अच्छा खासा सक्सेसफुलनेस उसमें आपको मिल सकता है। फार्मर्स और सिटीजन जो ग्रुप्स हैं, सिटीजन ग्रुप्स लाइक बीज बचाओ आंदोलन तहरी में, फिर नवदान्या, ठीक है, इन लोग भी कुछ एडिक्वेट लेवल्स ऑफ डाइवर्सिफाइड क्रॉप प्रोडक्शन किए हैं, वो भी विदाउट द यूज़ ऑफ सिंथेटिक केमिकल्स, सिंथेटिक मतलब मैन मेड केमिकल्स, है ना, बिना उसके यूज़ किए, ठीक है, और वो इकोनॉमिकली वायबल भी बहुत हो रखा है। देखिए यहाँ पे एक इंडियन जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट के बारे में बताया है, क्या बता रहा है कि ये इंडियन जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट जो प्रोग्राम था, ये गुड एग्जांपल हो सकता है, गुड एग्जांपल है ये किस चीज़ का, जिसमें लोकल कम्युनिटीज़ इन्वॉल्व हुए हैं मैनेज करने के लिए और रिस्टोर करने के लिए डिग्रेडेड फॉरेस्ट्स, जो फॉरेस्ट ख़राब हो रखी है, डिग्रेड हो रखी है, ठीक है, उनको मैनेज करने के लिए, रिस्टोर करने के लिए जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम को ये किया गया था, ठीक है, अच्छा एक खासा एग्जाम्पल है। ये जो प्रोग्राम है हैज़ बीन इन फॉर्मल एग्जिस्टेंस सिंस 1988 से इसका फॉर्मल एग्जिस्टेंस है। व्हेन द स्टेट ऑफ ओडिशा ने इसको पास किया था फर्स्ट रेजोल्यूशन फॉर द जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट।
तो ये जो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट है डिपेंड करता है ऑन द फॉर्मेशन ऑफ लोकल विलेज इंस्टीट्यूशंस दैट अंडरटेक प्रोटेक्शन एक्टिविटीज़। ठीक है, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट किस पर डिपेंड करता है? ये फॉर्म करता है लोकल विलेज इंस्टीट्यूशंस जो कि देखेगी प्रोटेक्शन एक्टिविटीज़ के लिए। ठीक है, वो भी डिग्रेडेड फॉरेस्ट के ऊपर ज़्यादा ध्यान देगी वो। ठीक है, जो कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उसको मैनेज कर रही है, पर ये लोकल जो विलेज इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी उसके ऊपर ध्यान देगी। इन रिटर्न उनको रिटर्न में क्या मिलेगा? जो मेहनत कर रहे हैं, जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, रिटर्न में इन मेंबर्स को, कम्युनिटीज़ के मेंबर्स को कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे, जैसे नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस वो ले सकते हैं, फिर शेयर इन द टिम्बर हार्वेस्ट। ठीक है, टिम्बर अगर कटता है तो उसमें से भी कुछ शेयर उनको मिलेगा। ठीक है, तो लोकल कम्युनिटीज़ जो हैं हर जगह पे इन्वॉल्व अगर वो होते हैं किसी न किसी तरीके से, तो नेचुरल रिसोर्स जो है अच्छे खासे तरीके से मैनेज हो सकता है। ठीक है, तो यही था आपका चैप्टर एंड आई होप आपने इसको एंजॉय किया है, और हम नेक्स्ट क्लास में डेफिनेटली मिलेंगे और हम इस सीरीज़ को बहुत अच्छे से कंप्लीट करने वाले हैं। टिल देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।